दोस्तों नमस्कार। मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि विशेष और विशेषण अगला टॉपिक होगा, तो उस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो स्टार्ट हो रहा है। विशेष और विशेषण, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरे हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि भले ही कठिन टॉपिक है, लेकिन आपके लिए मैं बहुत ही सरल बनाने का प्रयास किया हूं। और जो कि शायद कोई किताब लिखती हो, किताबों में जो भी अभी तक लिखा गया है, वो किसी राइटर ने ये नहीं बताया है कि कैसे विशेष और विशेषण को हम छांटेंगे। कोई शब्द विशेष है या विशेषण है, और कोई शब्द वाक्यों में लिखा गया है, तो उसमें कितना विशेषण और कितना विशेष्य होगा। इन्हीं सब टाइपों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने प्रयास किया है कि आपको सरल से सरल ढंग से मैं समझा सकूं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सामान्य चीज में बता दूं कि देखिए, मैंने विशेष और विशेषण जो टॉपिक लिया है, इसमें परिभाषा के रूप में अगर बात करूं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेष और विशेषण का जो शुद्ध रूप से परिभाषा दिया गया है, ये यही है। आपको एक किताब में भी मिल जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले मैंने लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं संज्ञा या सर्वनाम जरूर हमको जानना चाहिए। तो मित्रों, हम लोग तो बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं कि वास्तव में संज्ञा या सर्वनाम क्या चीज होता है। लेकिन यहाँ पर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। आपको लगता होगा कि ये संज्ञा सर्वनाम आपके टॉपिक में नहीं है, समीक्षा अधिकारी में, लेकिन क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है कि जो क्वेश्चन पूछ लेता है वहां से, भले ही आपके टॉपिक में ना हो, लेकिन वो क्वेश्चन वहां से किया गया है। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन किए गए हैं। इसके बाद में आपको जानना क्या है कि सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम को समझ लेना है अच्छी तरह से। जब तक आप संज्ञा या सर्वनाम को नहीं समझेंगे, तब तक आप विशेषण नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक आधारभूत संरचना है। विशेषण और विशेष को समझने के लिए ये संज्ञा और सर्वनाम को जानना हमें अति आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले आप संज्ञा समझिए। तो संज्ञा के बारे में आपको बता दूं कि संज्ञा विकारी शब्द होता है। संज्ञा एक विकारी शब्द होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध कराता है। आपको ये बहुत सामान्य परिभाषा पता होगी, लेकिन किताबों में भी अलग अलग दे दिया गया है। अब आप ये जानेंगे कि संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। आपको अब ध्यान रखना है। ये सवाल पूछे भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये पीसीएस में आपको शायद मिल जाए। ये पूछेगा तो आपसे दूसरे रूप में पूछेगा। यहाँ पर आरओ में ये क्वेश्चन दूसरे रूप में पूछा जाएगा। तो मैंने बताया कि संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। तो ये देखिए, लिखा है मैंने: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। इन्हीं संज्ञाओं को जो हम समझ जाते हैं, तो हमें विशेषण और विशेष समझने में समस्या नहीं होती। लेकिन करते क्या है, हम डायरेक्ट विशेषण को रटना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल हमारी होती है कि जब हम डायरेक्ट विशेषण को रटना शुरू करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया आपसे कि विशेषण या विलोम हो या तत्सम तद्भव हो, आप रट करके पार नहीं पाएंगे। इसलिए उसको थोड़ा बहुत समझ लेना जरूरी है। तो जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चाहे तो आप परिभाषा लिख सकते हैं
क्योंकि सब कुछ बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता है, मैंने आपको परिचय देने के लिए ये टॉपिक लिया है। वैसे ये इसमें रिलेशन की वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, अन्यथा बताने की जरूरत नहीं थी, आप जानते होंगे। तो मैंने बताया कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध होता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, नाम का मतलब है कि जैसे कोई नाम हो, चाहे स्त्रीलिंग नाम हो या पुल्लिंग नाम हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। यानी कि दुनिया में वो उसका एक ही सिंबल है, उसका एक ही नाम है, उस नाम से और कोई दूसरा नहीं जाना जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब जैसे महासागर मैंने लिखा है यहाँ पर, तो महासागर का मतलब है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दुनिया भर के जितने महासागर हैं वो सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे फिर लिखा गया झील है, तो दुनिया में जितनी झीलों हैं या झीलों का नाम हम लिख देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद महीना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे सप्ताह का नाम मैंने लिख दिया कि सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यानी कि किसी विशेष प्रकार के नाम का बोध जो शब्द कराता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इसके बाद में देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको मिल सकता है। जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्रकार की जाति का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसकी शुद्ध परिभाषा है। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रश्न किए जाते हैं। कैसे प्रश्न किए जाते हैं? ये तो सामान्य परिभाषा हो गई, इसमें कुछ क्लिप जुड़ा हुआ है। जैसे कोई संबंध है, संबंध, व्यवसाय और पद, ये तीन शब्द आपको ध्यान रखना है। संबंध, व्यवसाय और पद। संबंध का मतलब है जैसे भाई बहन का संबंध है, माता पिता का संबंध है, चाचा चाची का संबंध। जैसे कोई नाम मैंने ऐसे लिखा कि जैसे हम कह दें कि मामा किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो संबंधों का मतलब है कि जैसे ब्लड रिलेशन, आप जानते हैं कि भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये संबंध होते हैं। तो ये संबंध से कोई प्रश्न किया जाए तो आप समझिएगा ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। दूसरी चीज व्यवसाय। जैसे कोई व्यवसाय करता है, कोई काम है, जैसे दूध वाला, चाय वाला, या जैसे हम कहते हैं ठेकेदारी है, या कोई ऐसा शब्द लिखे जो व्यवसाय को इंगित करता हो, उसे हम जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी चीज पद। पद जैसे हम लिख दें कोई पद हो, जैसे राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जिलाधिकारी है, ये पद होता है। तो पद कोई भी लिखा जाए तो समझना क्या है आपको, ये जातिवाचक संज्ञा है। वैसे सामान्य रूप से आप जानते हैं कि मनुष्य की एक जाति है, उसके अंतर्गत स्त्री या पुरुष आते हैं, तो ये भी एक जाति है। जैसे हमने कहा पशु, पशुओं की एक जात होती है, चाहे हम जो भी नाम ले लें, चाहे हम जानवर कहें, पशु कहें, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जाति है, ये जात के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसे पक्षियों के नाम अगर मैं लिखूं तो गौरैया है, कोयल है, कौवा है, ये सब पक्षी के नाम जितने भी हैं ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आपको पता होगा इसमें भी वैरायटी और भी स्पीशीज हैं। जैसे आप साइंस की भाषा में हम कहें, इनकी और भी जातियां हैं, इसलिए इनको हम जात के अंतर्गत रखते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो अब हमको लगता है समझ गए होंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। इसके बाद में देखेंगे भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा ये इंद्रियों द्वारा इसका बोध होता है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम ना तो देख सकते हैं, ना तो हम इसको छू सकते हैं। यानी कि ये ना तो स्पर्श किया जा सकता है और ना तो इसको देखा जा सकता है। ये एक इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है आपको, उसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हमने कहा कि ईमानदारी, सच्चाई, ये लिखा हुआ शब्द है। झूठ,
पाप, घृणा, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। इसको आप ना तो स्पर्श कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं, ये भाववाचक के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में देखिएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कक्षा है, गुच्छा है, सेना है, गिरोह है, कारवां है, बेड़ा है, बहुत सारे शब्द मिलेंगे, ये समूहवाचक संज्ञा को इंगित करता है। अब ये चूंकि परिभाषा ही दी गई है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, तो जब हम विशेषण पढ़ेंगे तो इन्हीं सब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमको ये सब पढ़ना पड़ रहा है। इसके बाद में देख रहे होंगे आप द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के माप तौल का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, द्रव्यवाचक संज्ञा से प्रश्न RO में किया गया है, आपको अगर याद हो तो ये सवाल पूछा गया था कि दही खट्टा है कि दही मीठा है। तो इसकी विशेषता द्रव्यवाचक की होती है कि द्रव्यवाचक संज्ञा पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है केवल चांदी को छोड़कर। जिससे जितने भी शब्द मिलेंगे आप वो मिलेंगे, तो इसमें जैसे धातुएं जितनी भी दी गई हैं तो चांदी स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी पुल्लिंग शब्द। अब जैसे आपको मैंने द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है जिस शब्द से हमें माप तौल का बोध होगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अच्छा, वो शब्द जितने भी होंगे वो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो जब हमें संज्ञा नहीं पता होती तो हम दही खट्टी लगा देते। अब हमको पता हो गया कि वास्तव में जो ये द्रव्य है, तो जब द्रव्य है तो फिर हम उसको पुल्लिंग में रखेंगे, तो यानी कि दही खट्टा है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको ये ध्यान रखना है कि चांदी पुल्लिंग है, चांदी स्त्रीलिंग है, बाकी सारी धातुएं पुल्लिंग है, और भी जितने भी शब्द मिलेंगे वो द्रव्य है, यानी कि वो पुल्लिंग है। अच्छा, दूसरी चीज कि इसके इन शब्दों के बहुवचन नहीं बनाए जा सकते, ये इसकी विशेषता होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा की ये विशेषता होती है, इसके बहुवचन शब्द नहीं बनाए जा सकते। कि जैसे मान लीजिए तेल मैंने लिख दिया, तो तेल शब्द का हम बहुवचन नहीं बना सकते, हम तेल नहीं लिख सकते। दूध का बहुवचन बनाना हो तो दूधे हम नहीं लिख सकते ना। तो यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा पुल्लिंग में होती है और इसके बहुवचन नहीं बनाए जा सकते। और जो एक एक्सेप्शन के रूप में चांदी मैंने बात किया वो स्त्रीलिंग है, बाकी सारे जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका संज्ञा। इसके बाद में आप थोड़ा सा सर्वनाम देख लीजिए। सर्वनाम के बाद में मैं डायरेक्ट फिर विशेषण पर आता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में संज्ञा और सर्वनाम क्या चीज है। तो ये जैसे आपने पढ़ा कि संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, और आपने समझ भी लिया उसको कि वास्तव में कौन कौन है। ऐसे ही आप सर्वनाम को समझ लीजिए। तो सर्वनाम की परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 6 प्रकार का। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है, और वो कौन कौन होता है ये आप जान लीजिए कि सर्वनाम कौन कौन है। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है निजवाचक सर्वनाम। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ये 6 प्रकार के सर्वनाम। तो जब हम बोलते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, तो हमें संज्ञा और सर्वनाम पर विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने बताया कि सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है और उसको थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। जब आप जान लेंगे तो आपको विशेषण पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और हमको चाहे इस पर 5-6 वीडियो बनाना पड़े तो मैं आपको इतना वीडियो बना कर दे दूंगा कि आपकी विशेषण विशेष की समस्या दूर हो जाएगी और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। इसलिए आप मित्रों थोड़ा सा ध्यान देकर के इस वीडियो को बार बार पढ़ लीजिए और जितने भी मेरे वीडियो आने वाले विशेषण पर हैं और भी टॉपिक के हैं उसको बराबर देखते रहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो इसकी परिभाषा होती है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी स्त्री या पुरुष का बोध होता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आपको पता होगा कि पुरुष आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, पुरुष मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, अन्य पुरुष को हम प्रथम पुरुष भी कहते हैं, इसका एक वचन वह होता है और इसका बहुवचन वह सब होता है। इसके बाद में मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष का एक वचन तुम या आप होता है, इसका बहुवचन तुम सब या आप सब। इसके बाद में उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष में एक वचन होता है मैं और इसका बहुवचन होता है हम सब। तो मित्रों इसको देख सकते हैं आप कि ये जो पुरुष है 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। इसे हम मूल सर्वनाम भी कहते हैं। जब आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आपको जब विशेषण शब्द आएगा तो पकड़ने में बहुत आराम होगा कि ये वास्तव में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप पकड़ लेंगे और सर्वनाम से ही विशेषण पकड़ लेंगे। तो ये जब भी सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ से सवाल छोटे एग्जाम में खैर किया जाता है, वनडे एग्जाम में, लेकिन आरओ में इससे प्रश्न नहीं किया जाएगा। बस इससे रिलेशन विशेषण विशेष का है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में देख लीजिए थोड़ा सा कि निजवाचक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ज्यादा इसमें बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने इतना बड़ा लिख दिया है ऐसे। निजवाचक देख लीजिए आप, जिस सर्वनाम शब्द से स्वयं या अपने का बोध होता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसमें स्वयं या अपने का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम की विशेषता यह है कि यह कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाता है लेकिन कर्ता का काम नहीं करता। इसकी शुद्ध परिभाषा यह है। अब देखिए क्या शब्द या क्या वाक्य पूछा, ये पूछा गया प्रश्न है कि आप भला जग भला। ये देखिए कर्ता के स्थान पर लिख दिया गया है लेकिन काम नहीं कर रहा है। काम वो होता है कि जो काम करे, जिसका कोई इफेक्ट हो, प्रभाव डाले। अब हम लिख दें कि आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो करनी चाहिए लिख दिया गया, तो इसका मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप करते हैं।
ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि आप या आपको किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप बताएंगे निजवाचक। फिर देखिए इसके बाद में आप देख लिए होंगे इसको। इसके बाद देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा होती है जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु के नजदीक या दूर होने का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नजदीक या दूर होने का मतलब होता है कि यहाँ पर ऐसे भी एक लाइन लिख सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य में यह वह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिख दिया कि यह कलम मेरी है, तो यह शब्द नजदीक का बोध कराता है, यह शब्द नजदीक का बोध कराएगा। और हमने फिर लिख दिया वह गाड़ी आपकी है, वह शब्द दूर का बोध करा रहा है। तो जब यह वह पूछ ले कि किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप बताएंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे देख लीजिए आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित विषय वस्तु का बोध न होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कोई कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि कोई और कुछ दो शब्द होंगे, यानी कि जिस वाक्य में कोई और कुछ लिख दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपको बताना होगा कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो लिखा रहेगा कि कोई लड़का दौड़ रहा है, तो कोई लड़का दौड़ रहा है इसका मतलब है कि आपको क्लियर पता नहीं है कि कौन लड़का है, तो ये किस प्रकार का सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई लिख दे कि कुछ लड़के पढ़ रहे हैं, तो कुछ शब्द से ये पता नहीं चल पाया कंफर्म कि कौन कौन लड़के हैं, तो ये दोनों शब्द किसका बोध करा रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। इसके बाद में देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है, देखिए आप नोट करते जाएंगे क्योंकि है क्या कि सब कुछ नोट नहीं कराया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत आप मेहनत करेंगे हमारे साथ में तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो जैसे इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए कि जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरी लाइन नोट कर लीजिए, इस प्रकार के वाक्यों में जो सो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैंने बहुत शॉर्टकट आपको बता दिया बहुत जल्दी से कि जिससे आपको संज्ञा वो सर्वनाम समझ में आ जाए। यानी कि जो सो शब्द अगर आ गया तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वाक्य क्या लिखेगा, लिखेगा जो लड़के दौड़ रहे हैं सो मेरे संबंधी हैं। तो दोनों शब्द आ सकता है या एक शब्द आ सकता है, जैसे भगवान जो करे सो अच्छा है, तो ये दोनों शब्द आ सकता है या एक शब्द आ सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है कि जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न करने या होने का बोध होता हो
उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से प्रश्न तो आप से नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको समझना है इसमें क्या, कौन, कैसे, ये शब्द आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। कौन जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा क्या और कौन का मतलब आप समझ लीजिए। देखिए दोनों शब्द तो प्रश्नवाचक हैं, लेकिन क्या शब्द निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, और कौन शब्द सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या खा रहे हैं तो खाना क्या है, निर्जीव है, तो कोई वस्तु है। कौन जा रहा है तो कौन लिविंग बॉडी है, यानी कि सजीव है। तो शब्दों में अंतर होता है, बहुत ही माइन्यूट अंतर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए आपको शब्द समझना होता है। थोड़ा सा धीरे धीरे करके आप शब्द को समझे रहेंगे तो आपको विशेषण पढ़ने में बहुत आनंद आएगा और आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। अब आप सीधे चले आइए विशेषण पर, सीधे विशेषण पर आइए आप, क्योंकि ये सब आप समझ गए होंगे और ये पढ़े भी होंगे। आप कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं, तो इसको बहुत ज्यादा बताना जरूरी नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट विशेषण पढ़िए। तो मैंने परिभाषा बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अच्छा, विशेषण हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज कि अगर विशेषण अगर स्त्रीलिंग है, अगर लिखा है विशेषण स्त्रीलिंग है तो उसका विशेष भी स्त्रीलिंग होगा। अगर विशेषण स्त्रीलिंग है तो उसका विशेष भी स्त्रीलिंग होगा। जैसे जैसे मैं आपको बता दूं कि गाय काली है, इसका मतलब है कि ये विशेषण लिखा गया है, विशेषण इसका विशेष ये है गाय। तो इससे पता चल गया, अगर आपको एक विशेष से पता है या विशेषण पता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप उसी से उसके बगल वाला शब्द या तो विशेषण हो सकता है या तो विशेष से हो सकता है। तो इसकी एक विशेषता और होती है विशेषण की कि वो हमेशा विशेष के बगल ही लिखा जाएगा, चाहे वो दाएं लिखा जाए या बाएं लिखा जाए। ठीक, ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कई प्रकार से किए जाते हैं विशेषण में और सब मैं बताऊंगा। ठीक, ये तो बात समझ गए होंगे आप कि अगर कोई विशेषण स्त्रीलिंग है तो उसका विशेष भी स्त्रीलिंग होगा, और कोई विशेषण अगर पुल्लिंग है तो उसका विशेष भी पुल्लिंग होगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि विशेषण विशेष से थियरी से प्रश्न किया जाता है, इसकी थियरी है। तो थियरी को मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि आप ये चीज ध्यान रखिए, तो आपके चार्ट से 3-4 प्रश्न मिल जाएगा। और इसके बाद में क्वेश्चन छांटने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन विशेष है या कौन विशेषण है, उसको हम छांट करके बता देंगे कि कैसे छांटा जाता है। तो आपका ये दोनों प्रश्न हो जाएगा। एक तीसरा प्रश्न किया जाता है कि निम्नलिखित वाक्य में कितना विशेषण कितना विशेष है, ये भी प्रश्न आता है बराबर। तो उसको आप ये मैं सिस्टम क्रम से बताता जाऊंगा और आप धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो अगला होगा, चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।